हेलो बच्चों, आज हम कराएंगे चैप्टर 3। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 3 आज हम कराने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स में। अच्छा, हमारे जो चैनल का नाम है वो है ओनली स्टडी, मतलब हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है इधर उधर की बातों में, सीधा पढ़ाई पे बात करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी नो बकवास, ओनली पढ़ाई। ठीक है, ओनली स्टडी। तो चैप्टर 3 है, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा। क्या कराना है, कैसे कराना है, साथ साथ जुड़े रहो, अपने आप सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये चैप्टर है हमारा और आज हम यही पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से कंप्लीट चैप्टर है ना। और हो सकता है एडवांस लेवल तक हम जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेयर, पेयर का मतलब क्या है? एक का मतलब दो का पेयर, तीन का पेयर। यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो का पेयर है ना। लीनियर इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशन जिनकी पावर क्या है? वन। पावर क्या है? वन। लीनियर का मतलब पावर वन है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होगा। इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन से? एक्स और वाई। लाइक दैट, एक्स वाई हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, वाई जेड हो सकते हैं, एस टी हो सकते हैं। इस टाइप से हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे। तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको ये समझना है कि जो इक्वेशंस हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि दो इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे ये दो कांस्टेंट है, a1 b1 c1 ये कांस्टेंट है और x y ये वेरिएबल्स है। ठीक है, अब हमने बोला कि क्या पढ़ रहे हैं? पेयर में पढ़ना है। तो पेयर में क्या होगा? a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये आ गई एक इक्वेशन। इसके साथ एक और इक्वेशन लिखो, a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इस चैप्टर में हम इन दो इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे एनसीईआरटी में एक आपको बता रखा है कि मान के चलो एक सिचुएशन आपको दे दी है। अखिला वेंट टू ए फेयर हर विलेज, उसके गांव में मेला है, वो वहां गई है। सी वांटेड टू एंजॉय राइड्स द जेंट व्हील, वो जेंट व्हील जो घूमने वाला होता है उस पर राइड करना चाहती है। एंड प्ले हुपला, और एक हुपला गेम होता है जिसमें वो रिंग्स डालते हैं ना, वो वाला गेम होता है। यू थ्रो ए रिंग ऑन द आइटम केप्ट इन द स्टॉल, स्टॉल में रखे हुए आइटम पे हम रिंग डालते हैं और जिस पे रिंग होती है वो आइटम अपना हो जाता है। एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यू गेट इट। द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ द राइड्स सी हैड ऑन द जेंट व्हील। कह रहा है कि जितने टाइम्स उसने हुपला खेला वो नंबर ऑफ हाफ टाइम है जेंट व्हील के। मतलब अगर जेंट व्हील हमने एक्स मान लिया तो हुपला जो है उसको वाई मान लिया, तो जो y है वो जेंट व्हील का आधा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करा जाए तो क्या आएगा? 2y इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू एक्स, एंड x को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा? 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। आप इस तरीके से इसको इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अनदर वे में और आपको दे रखा है, एक और इक्वेशन की कंडीशन दे रखी है, इफ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज, जो एक्स है वो 3 रुपीज का है, मतलब जो जेंट व्हील की जो राइड है वो 3 रुपीज की है, और गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4 रुपीज, और हुपला है वो 4 रुपए का है। एंड हाउ वुड यू फाइंड दैट द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला, उसने कितने टाइम हुपला खेला। प्रोवाइड सी स्पेंड 20 रुपीज, उसने टोटल 20 रुपीज उसमें स्पेंड किए। तो देखो, एक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और y हमारा हुपला है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा? 20। तो यहां से दूसरी इक्वेशन बनी। इस तरीके से इस सिचुएशन में आपको बताया गया है कि अगर कोई कंडीशन दे रखी है उसको इक्वेशन के फॉर्मेट में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन है कि इक्वेशंस आई कहां से। ठीक है, सेम यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करके दे रखा है। देखो यहाँ पे इक्वेशंस बना रखी है इसने। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की, मतलब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस तो आ गई हैं, तो इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं आएगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना आएगा ना भी। एक्स कितनी
एक्स क्या था, जेंट व्हील की राइड्स थी, वाई क्या था, हुपला था। तो जब एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी तभी तो हम बता पाएंगे कि कितने बार उसने जेंट व्हील पे राइड किया, कितनी बार उसने हुपला खेला। लेकिन अगर एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं आ पा रही है तो आप कैसे बता पाओगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे आता है कि हमने क्या निकालना है, फाइंड एक्स एंड वाई। अब मीन्स सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है इन इक्वेशंस का। दो इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है। पहला मेथड है जो इंपॉर्टेंट है, ग्राफ मेथड। लास्ट ईयर ये 5 नंबर का आया है, ग्राफ मेथड। ठीक है, बच्चों ने बहुत छोड़ा है, बहुत नुकसान हुआ है उनका, जबकि उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए था। अगर ये कराया है मेथड तो करना ही चाहिए। ठीक है, लास्ट ईयर 5 नंबर का आया, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हालांकि ये साथ साथ मैं बताता जाऊंगा क्या चीज की आप कब कब आ रही है। तीसरा जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, एक और मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम इन तीन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है हमारा ग्राफ मेथड आता है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्यूशन निकाल सकता है, समझो। अगर पहले तो हम ये बताएंगे कि अगर आपके पास सिंपल सी इक्वेशन है और सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है, दो इक्वेशंस की दो लाइन ग्राफ बनेंगे, सिंपल सी बात है। आपने 9th में भी सीखा है ग्राफ बनाना, तो नहीं है तो हम यहाँ पे भी बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को स्टार्टिंग से समझेंगे। मान के चलो दो इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस टाइप से आ रहा है, एक लाइन ये बनी दूसरी लाइन इस तरीके से। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर ये लाइन ऐसे कट ना कर करके क्या आ जाए, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इस तरीके से पैरेलल आ जाए, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाए। तो पैरेलल लाइन आती है जब क्या होता है, ठीक है, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को कभी कट ही नहीं कर रही है, कभी कट नहीं करेंगी तो दोनों का सेम सॉल्यूशन नहीं होगा। लास्ट में अगर एक लाइन के ऊपर ही एक और लाइन आ जाए, इन्हें कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करना भी इन ग्राफ मेथड से सीखेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फिर हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ये आपको दे रखी है कि कंसीडर द फॉलोइंग द थ्री पेयर ऑफ इक्वेशंस, द लाइन इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है। कैसे कंसीडर करें, तो सबसे पहले हम ये कंसीडर करने के लिए या निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे रेशियो। रेशियोज को कंपेयर करेंगे। रेशियोज को कैसे कंपेयर करेंगे भाई, हम निकालेंगे पहले a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये निकालेंगे। ठीक है, अगर हमने इनका रेशो निकाला और जो रेशो आता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे किस लाइन के कितने सॉल्यूशन है, क्या क्या चीज हो सकती है। इसकी एक टेबल भी है, मैं वो भी बनवाऊंगा, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा। पहली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, ये जो दे रखा है यहाँ पे, ये a1 होता है, ये b1, ये c1। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूं a1 की, तो a1 क्या है, यहाँ पे 1 है। a2 क्या है, तो a2 नीचे दूसरी वाली इक्वेशन में ये है 3 है, तो 1 अपॉन 3। दूसरे में क्या आएगा, -2 अपॉन 4। तीसरे में क्या आएगा भाई, 0 है, वहां पे कुछ नहीं है तो 0 है, अपॉन में -20। पहले इन दोनों को ही कंपेयर कर लो, क्या ये दोनों इक्वल हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब दो ही इक्वल नहीं है तो c1 c2 तक जाना ही नहीं है, आपने ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। और जब ये जरूरत नहीं है तो इसी पे कंडीशन आ जाएगी, जब पहले ही a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो से इक्वल ना आए तो क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने अभी आपको समझाया, कैसा ग्राफ होता है, दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है, इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन आता है। इस केस में क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन। समझो, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। दूसरी लाइन में अगर मैं निकालूं, दूसरी जो क्वेश्चन है इसमें निकालें तो क्या आएगा, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 मतलब 1/2 काट करके यही आएगा। देन b1 अपॉन b2 चेक करते हैं क्या इक्वल आता है, 3 अपॉन 6, ये भी 1/2 आया।
नाउ C1 अपॉन C2, C1 कितना -9, C2 कितना -80। चेक करना, याद रखना हमेशा ये जो C1 है या तो दोनों एक ही तरफ हो, या तो इधर साइड हो या इधर साइड हो, ठीक है, या इधर साइड या इधर साइड, दोनों एक ही तरफ होने चाहिए, क्योंकि माइनस का दिक्कत आएगा फिर वापस। 9 से कट गया, क्या आया 1/2। तो यहाँ से हमारा जो रेशियो है इक्वल आ रहा है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, तीनों का रेशियो इक्वल आता है। तो ऐसे केस में क्या बनता है, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बनती है, कोइंसिडेंट लाइंस। और जब ऐसा ग्राफ बनता है तो मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके, नाउ लास्ट में कैसी कंडीशन बन जाएगी, पैरेलल। वो कैसी बनेगी, देखो A1 अपॉन A2 मैंने निकाला, क्या आएगा 1 अपॉन 2। नाउ B1 अपॉन B2 हमने निकाला, वो क्या आएगा 2 अपॉन 4, मतलब वो भी आ गया 1/2। नाउ C1 अपॉन C2 अगर हम निकालते हैं क्या आता है -4 और यहाँ पे -12, तो ये आएगा 1 अपॉन 3, जो कि इक्वल नहीं है। मतलब क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू आ जाए C1 अपॉन C2, मतलब पहला इक्वल आ जाए और दूसरा इक्वल ना आए, तो इस केस में हमारे बन जाता है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के केस में हो जाता है नो सॉल्यूशन। क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशंस। समझ आया, ये नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ को बताने का तरीका है कि बिना ग्राफ बताए भी आप बता सकते हो कितने इसके सॉल्यूशन होंगे, कैसा उसका ग्राफ होगा, मतलब आपको आंसर पहले ही पता रहेगा कि क्या ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो अपना। ये एक टेबल है, कंडीशंस है इसमें कुछ, और सबसे बड़ी बात है इसमें एग्जांपल लेकर के भी आपको दिखा रखा है कुछ। इसमें एक और हम टेबल ऐड कर देंगे, एक और कॉलम ऐड कर देते हैं हम, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला, कि सॉल्यूशन जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये और ऐड कर देते हैं, इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में आगे। कंसिस्टेंट मतलब देखो, कंसिस्टेंट हिंदी में होता है संगत असंगत, मतलब उसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है, बस इससे रिलेटेड है। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, बस इतना याद रखना है आपने। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो पहली कंडीशन जो बन रही है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, जो कि बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो निकल रहा है ना, मतलब एक सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, सॉल्यूशन आ रहा है तो मतलब कंसिस्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा कंसिस्टेंट। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आ रहा है तीनों का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो ये भी होगा कंसिस्टेंट, ठीक है। लास्ट में नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, और जब सॉल्यूशन ना हो तो वो होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है वो, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको इस टेबल से याद रख लेनी है, अगर याद नहीं आती है तो मुझे बता देना, मैं और भी कुछ नया तरीका आपके लिए लेकर आऊंगा। एक और बात याद रखना, एक होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट करके, एक वर्ड और आता है डिपेंडेंट इक्वेशंस के लिए, ठीक है। डिपेंडेंट वर्ड एक और यूज हुआ है क्वेश्चंस में जो पूछा गया है। तो डिपेंडेंट होता है बेटा किस में, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइंस में, क्योंकि यही लाइन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है और बाकी लाइंस डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो जब भी डिपेंडेंट आ जाए तो समझ लेना कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन से, यही इक्वेशन एक दूसरे पे डिपेंड होती है। आप चेक कर सकते हो, देखो अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यही लाइंस डिपेंडेंट होती हैं। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे पहला एग्जांपल है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, इफ सो अगर है सॉल्व देम ग्राफिकली। पहले आपको बताना है कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से इसको सॉल्व करना है। तो पहले चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हमने निकाला A1 अपॉन A2, A1 क्या है बेटा 1 है, इसके आगे क्या है 1, A2 क्या है बेटा 2 है, ठीक है। नाउ B1 अपॉन B2 हमने निकाला, B1 क्या है 3, B2 क्या है -3, ठीक है। ये आ गया माइनस का 1, ठीक है, ये 1/2। क्या A1 अपॉन A2 इक्वल आया है B1 अपॉन B2 के, जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब कंसिस्टेंट है। क्या है ये, कंसिस्टेंट है, ठीक है। मैंने यही बताया आपको, इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में, जब पैरेलल लाइंस बनती है। यहाँ पे तो देखो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है तो कैसी ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, और इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है।
अब इसका सॉल्यूशन हमने क्या करना है, ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। ग्राफ बनाना सिखाते हैं अब आपको। ठीक है, सबसे जो मेन काम है ग्राफ के लिए, पहले समझो, पहले टेबल बनाओ। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये 2 है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 सबसे पहले बनाएंगे हम इक्वेशन 1 से ग्राफ। तो हमने यहाँ पे बनाई टेबल 1, इसका नाम दे दो टेबल 1। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। एक वैल्यू रखते जाओ, दूसरी वैल्यू निकालते जाओ। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, देन y इक्वल्स टू क्या आएगा 6/3, 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। नाउ हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो एक बार इसी इक्वेशन में, x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 6, देन x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो ये हमारे 2 पॉइंट क्लियर आ जाते हैं। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 पुट करने पर y भी 0 आ जाता है, तो आपने वापस से 0 नहीं रखना है, आपने दूसरे अलग अलग पॉइंट ट्राई करने हैं जिन पे एक फिक्स ऐसे ही कोई सिंपल सा पॉइंट आ जाए जिसपे आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, नाउ टेबल 2 हम ड्रॉ करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, टेबल 2। ठीक है, समझो अब टेबल 2 के लिए सेकेंड इक्वेशन का याद रखना है। ठीक है, x अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट करी, तो y क्या आएगा -3y इक्वल्स टू 12, देन y इक्वल्स टू आएगा 12 अपॉन में -3, 3 4 जा 12, तो देन y इक्वल्स टू माइनस का 4। तो अगर मैं x 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू -4 आती है। गॉट इट। नाउ y पुट करो 0, नाउ y इक्वल टू 0, देन हमारा 2x इक्वल्स टू 12 होगा एंड x इक्वल टू आएगा 12 अपॉन में 2, 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो y 0 पुट करने पर x की वैल्यू 6 आती है। ठीक है, अब ये मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से रखना इनको। ठीक है, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन का एक पार्ट है, आपने इस पे मेहनत की है, आपको इसके स्टेप मार्किंग में नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास ये टेबल आ जाएगी, टेबल से हमने ग्राफ बनाना है। आपने ग्राफ पेपर लेना है, लाइन ड्रॉ करनी है उस पर, और यहाँ तक देख लेना कि हमारे जो नंबर है वो कहाँ तक है। ठीक है, जैसे हमारे इस टेबल में सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव में 6 है, छोटा नंबर -4 है, तो आपका जो ग्राफ है ग्राफ पे भी वो नंबर सेम होने चाहिए, -4 तक कम से कम, और बड़े में 6 तक आने चाहिए। ठीक है, अब आप जब ग्राफ बनाओगे, आपको हालांकि ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, ये अगर नहीं दिखाई देता है सही से तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में आपने इन नंबर्स को हाईलाइट करना है, और ग्राफ में ये भी आपने लिखना है कि आपका ग्राफ का 1 सेंटीमीटर कॉपी का 1 सेंटीमीटर, और जो आपने यूनिट लिए वो कितने के बराबर है। तो अभी हमने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिया है, कि ग्राफ में भी 1 यूनिट के बराबर है और हमने भी 1 का ही गैप लिया है। तो पहले अगर मैं बात करता हूँ, पहला जो मेरा पॉइंट है, ये जो मेरा पहला पॉइंट है 0,2, ग्राफ बनाना आता है, ग्राफ के पॉइंट बनाने आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो कमेंट करना, मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। और ठीक है, कि बिल्कुल 9th वाला जो बेसिक है, कि अगर आपको पॉइंट भी रिप्रेजेंट करना नहीं आता है, हालांकि मैं इसमें भी थोड़ा बेसिक बताऊंगा, समझो। देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट है 0,2, भाई अगर इस पॉइंट को x y को लिखते हैं तो x, y ऐसे लिखा जाता है, मतलब 0,2। अब 0,2 है तो पहले x पे जाएंगे 0 तक, तो यहाँ पे x 0 यही होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ही होता है 0 0 0 होता है, यहीं से जाएंगे। अब यहाँ पे यहाँ जाएंगे 2 तक, कहाँ y पे 2 चढ़ना है, y पे 2 तक जाएंगे तो ये पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट आ गया 0,2, ऐसे आपने लिख देना है। दूसरा, इसी पे x पे जाओ 6 तक और y पे 0, 6 0 तो यही आएगा, ये वाला पॉइंट। आपने पॉइंट कैसे बनाना है, ऐसे डॉट रखना है और ऐसे सर्कल कर देना है। ठीक है, ऐसे डार्क नहीं कर देना है, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। ठीक है, तो समझो यहाँ पे हमने डॉट रखा और इसको सर्कल कर दिया, ये पॉइंट आ गया। अब इसको लाइन खींचनी है, लाइन खींचते वक्त याद रखना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है, अगर आपने इसमें मिस्टेक करी तो आपका आंसर भी गलत हो सकता है। ये आपकी लाइन होगी, और इसकी किस इक्वेशन की लाइन है ये, उस पे इक्वेशन आप लिख सकते हो x + 3y, ताकि आपको याद रहे किस इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट था हमारा 6,0। अब हमने दूसरी लाइन खींचनी है, तो दूसरी लाइन पे हमारे दोनों पॉइंट क्या है बेटा, 0 - 4, तो हम x पे 0 जाएंगे और फिर -4 पे जाएंगे,
तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 0,-4, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद है 6,0, तो फिर से वही पॉइंट है, सेम पॉइंट आएगा 6,0। अब इन दोनों को यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से बिल्कुल क्लियर कि ये दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पे ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों का 6,0। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कॉमन पॉइंट मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वही आंसर होता है। तो 6,0 इनका कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन हुआ वो ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हुआ 6,0। अब 6,0 मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 6 और y की वैल्यू हो जाएगी 0, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है इसका, इन दोनों इक्वेशंस का, ठीक है। ये ग्राफ के हिसाब से, ग्राफ मेथड आपको आ गया हो अच्छे से, मुझे बताना, नहीं आता है तो और 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, बट पॉइंट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्राफ बिल्कुल प्रॉपर बनाना है, और खासकर अगर आप मिस्टेक नहीं चाहते हो तो ग्राफ पेपर यूज करें, ठीक है। एग्जांपल 2, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कह रहा है कि ग्राफिकल मेथड से आपको बताना है कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो आप पहले डायरेक्ट ही चेक कर लो, a1/a2 क्या आएगा, a1/a2 5/3। नाउ b1/b2 क्या आएगा, b1/b2 -8 अपॉन में माइनस का 24/5, 5 कहाँ जाएगा ऊपर, देन 8 × 5 अपॉन में -24, देन माइनस से माइनस 8 से 3, तो क्या आया 5/3। नाउ नेक्स्ट इज c1/c2, जब ये इक्वल आ गया तो लास्ट देखोगे 1/3/5, 5 फिर से ऊपर कहाँ जाएगा 5/3, मतलब क्या आ रहा है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। जब तीनों इक्वल आ रहे हैं तो कैसी लाइन्स आएंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स आएंगी, और कोइंसिडेंट लाइन्स मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगी, और डेफिनेटली जब ऐसी लाइन आएगी तो कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, कि ग्राफ बना करके तो पहला स्टेप तो ये हो गया, हमने डायरेक्ट ही रेशो निकाला, रेशो निकालने के बाद हमने ये बता दिया कि कैसे इसकी लाइन्स आएंगी, ठीक है, या कैसा इसका सॉल्यूशन होगा। हमें आंसर तो पहले ही पता चल गया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा, कोइंसिडेंट लाइन्स आएंगी, मतलब जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने से पहले हमने इसकी टेबल बनानी है, ठीक है, टेबल 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे x y, ठीक है, x की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 पुट करी, तो y की वैल्यू क्या आएगी आप चेक कर दीजिए, यहाँ पे एक बार सॉल्व करो। अगर x की वैल्यू 0 हुई देन -8y इक्वल्स टू -1, देन y इक्वल्स टू -1/8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 1/8 अप्रॉक्सीमेट कितना आया बेटा 0.1 है ना, 8 1 20 आएगा, 8 2 16, 4 8 5 तो 0.125 अप्रॉक्सीमेट ये आ रहा है। आप चाहो तो इसकी वैल्यू कुछ और निकाल सकते हो, बट अगर आंसर सेम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो 0.125 ये हमारा पॉइंट आ गया। अब y की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो क्या आएगा, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 5x इक्वल्स टू -1, देन x इक्वल्स टू -1/5, मतलब -0.2, तो -0.2 आंसर आया है। अब देखो ग्राफ इन पॉइंटों पे बनाना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, जबकि आपको सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, इसमें ये नहीं देखना है कहाँ आ रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इसका आंसर जो है, तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको ने ये देखना है 0.2 आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0.125 आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन है उसका भी एक ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में सेम मैं वही रखता हूँ, x इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी -24y अपॉन -24 यहाँ से आएगा माइनस का 24/5y इक्वल्स टू -3/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस, और 24 से ये 8, देन y की वैल्यू सेम वही 1/8, मतलब सेम आंसर आएगा 0.125, और इसे 0 पुट करने पर भी वही आंसर आएगा माइनस का 0.2। तो जब पॉइंट सेम आ रहे हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो भी सेम आएगा। अब आप ग्राफ निकालो और अपनी मर्जी से इसमें थोड़े से पॉइंट आप ऐड कर सकते हो।
जैसे ये जो पॉइंट आपको दे रखे हैं तो इसको मान लो 0.1, इन पॉइंटों को अपने हिसाब से आप रख सकते हो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। सेम ऐसे ही माइनस में सारे नंबर्स इसी तरीके से रख लो। तो पहला पॉइंट है हमारा 0,125। तो 0.125 के बीच में यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में क्या आएगा 0.15, इन दोनों के भी बीच में लगभग लगभग यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा क्या है माइनस से है ये 0.1 है, 0.2 है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा 0.-2 माइनस 0.2, ऐसे आप लिख सकते हो माइनस 0.2। तो 0.1 हमने ये मान लिया माइनस का, 0.2 हो गया ये माइनस का 0.3 हो गया, ये माइनस का 0.4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो ये पॉइंट है। जब आप यहाँ से दो लाइन खींचोगे तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन आएगी तो आपको आंसर आ जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी ये। तो कई बार ये ऐसा पॉइंट आ जाता है जो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो प्रॉपर आप उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर पाओगे। बिल्कुल उसके आसपास ले लो, आंसर आपका करेक्ट आएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 3। इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है थोड़ा ध्यान से समझना। चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा मार्केट जाती है ना, टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, उसने कुछ पैंट्स खरीदे कुछ स्कर्ट्स खरीदे। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मैनी ऑफ ईच सी हैड बॉट, उसने कौन सी चीज़ कितनी खरीदी, तो उसने आंसर दिया द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। जो नंबर ऑफ स्कर्ट हैं वो पैंट के दुगने से 2 कम है, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, and also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants she purchased. Help her friend to find the many pants and skirts Champa bought. तो देखो जब इस चैप्टर में ना और इससे अगले चैप्टर में 3rd और 4th में ये याद रखो, जो एंड में पूछा जाता है वही लेट करके चलना है आपने। तो यहाँ पे आपने लेट करना है सबसे पहले कि लेट द नंबर ऑफ पेंट्स, आपने नंबर ऑफ पेंट्स लेट कर लेना है। नंबर ऑफ पेंट्स आपने लेट किया x और नंबर ऑफ स्कर्ट्स आपने किया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, जो पहली कंडीशन में बोला गया है वो आप देखिए। पहली कंडीशन में बोला गया है कि जो स्कर्ट्स है मतलब y जो है वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स में से 2 लेस कर दो, कह रहा है 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकेंड में भी क्या बोला गया है 4 टाइम्स ऑफ पेंट्स माइनस 4, 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पेंट्स। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन भी हमने इसी में ऐड कर दी है। फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 2 इक्वेशंस हो जाती हैं। अब ये 2 इक्वेशन आ गई हैं तो आप चेक करो इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, y को आप इधर ले जाओ या x को इधर ले आओ, आपकी जैसी मर्जी आप लिखना चाहो। तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चेक करते हैं क्या आंसर आता है। a1/a2 हमने निकाला तो 2/4, देन b1/b2 हमने निकाला तो क्या आएगा -1/-1। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो a1 a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो सिंपल ग्राफ बनाओ। अगर हमने इसको भी ग्राफ से ही करना है क्योंकि पहली एक्सरसाइज में आपने ग्राफ ही करना है, तो x y। ठीक है, और दूसरे के लिए हम दूसरा टेबल बनाएंगे। ठीक है, सिंपल ग्राफ बनाते हैं x y। पहली इक्वेशन के लिए पहली टेबल सिंपल सा, यहाँ x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू या y की वैल्यू हम कुछ और रख लो, y की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो ये -2 इधर गया प्लस का 2 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सेम दूसरे में अगर हम रखते हैं x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y -4 और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 1। ये हमारा टेबल आ जाएगी। अब इस टेबल के हिसाब से हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। सिंपली ग्राफ बनाते वक्त नंबर्स का ज़रूर ध्यान रखना है, कितने नंबर आपने लेने हैं कितने नहीं। ठीक है, चलो
पहली टेबल के हिसाब से बनाते हैं, 0 - 2। अब तो पॉइंट लेना आ गया होगा, 0 ये रहा, 0 से -2 जाना है, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0 - 2, पहला पॉइंट आ गया हमारा, इसे हम ए पॉइंट दे सकते हैं नाम। दूसरा है 1 0, तो 1 0 ये वाला पॉइंट आ गया, 1 0 ये बी पॉइंट हो गया हमारा। अब इससे एक लाइन खींच देनी है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींच दो बिल्कुल स्ट्रेट। ये पहली इक्वेशन की लाइन आ गई हमारी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए 0 - 4, तो 0 - 4 और 1 0, मतलब सेम पॉइंट, कॉमन पॉइंट सेम हो गया। तो अब यहाँ से एक लाइन खींच देनी है आपने, ठीक है। इस टाइप से आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दो आपने इक्वेशंस खींच लिए हैं यहाँ पे, इक्वेशंस के सॉरी ग्राफ खींच लिया है। अब ये जो कॉमन पॉइंट है 1 0, यही इसका सॉल्यूशन है। तो 1 0 मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1 और y की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब नंबर ऑफ पेंट्स कितने हो गए उसके पास, नंबर ऑफ पेंट्स उसने कितने खरीदे हैं 1 पेंट खरीदा बस। और स्कर्ट्स, नंबर ऑफ अगर स्कर्ट्स की बात करी जाए तो कितनी खरीदी हैं 0 स्कर्ट्स खरीदी हैं उसने, मतलब बस वो अपनी फ्रेंड को क्या बना रही थी बेवकूफ़, है ना, उसने बस एक पेंट खरीदी बस, ठीक है। और इस टाइप की एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। एग्जाम्पल 2, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कह रहा है कि ग्राफिकल मेथड से आपको बताना है कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो आप पहले डायरेक्ट ही चेक कर लो, a1/a2 क्या आएगा, a1/a2 5/3। नाउ b1/b2 क्या आएगा, b1/b2 -8 अपॉन में माइनस का 24/5, 5 कहाँ जाएगा ऊपर, देन 8 × 5 अपॉन में -24, देन माइनस से माइनस 8 से 3, तो क्या आया 5/3। नाउ नेक्स्ट इज c1/c2, जब ये इक्वल आ गया तो लास्ट देखोगे 1/3/5, 5 फिर से ऊपर कहाँ जाएगा 5/3, मतलब क्या आ रहा है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। जब तीनों इक्वल आ रहे हैं तो कैसी लाइन्स आएंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स आएंगी, और कोइंसिडेंट लाइन्स मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगी, और डेफिनेटली जब ऐसी लाइन आएगी तो कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, कि ग्राफ बना करके तो पहला स्टेप तो ये हो गया, हमने डायरेक्ट ही रेशो निकाला, रेशो निकालने के बाद हमने ये बता दिया कि कैसे इसकी लाइन्स आएंगी, ठीक है, या कैसा इसका सॉल्यूशन होगा। हमें आंसर तो पहले ही पता चल गया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा, कोइंसिडेंट लाइन्स आएंगी, मतलब जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने से पहले हमने इसकी टेबल बनानी है, ठीक है, टेबल 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे x y, ठीक है, x की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 पुट करी, तो y की वैल्यू क्या आएगी आप चेक कर दीजिए, यहाँ पे एक बार सॉल्व करो। अगर x की वैल्यू 0 हुई देन -8y इक्वल्स टू -1, देन y इक्वल्स टू -1/8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 1/8 अप्रॉक्सीमेट कितना आया बेटा 0.1, है ना, 8 1 20 आएगा, 8 2 16, 4 8 5 तो 0.125 अप्रॉक्सीमेट ये आ रहा है। आप चाहो तो इसकी वैल्यू कुछ और निकाल सकते हो, बट अगर आंसर सेम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो 0.125 ये हमारा पॉइंट आ गया। अब y की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो क्या आएगा, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 5x इक्वल्स टू -1, देन x इक्वल्स टू -1/5, मतलब -0.2, तो -0.2 आंसर आया। अब देखो ग्राफ इन पॉइंटों पे बनाना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, जबकि आपको सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, इसमें ये नहीं देखना है कहाँ आ रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इसका आंसर जो है, तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको ने ये देखना है 0.2 आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0.125 आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वो मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन है उसका भी एक ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में सेम मैं वही रखता हूँ, x = 0 रखता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी -24y अपॉन -24 यहाँ से आएगा -24 5y
इक्वल्स टू -3/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस, और 24 से ये 8, देन y की वैल्यू सेम वही 1/8, मतलब सेम आंसर आएगा 0.125, और इसे 0 पुट करने पर भी वही आंसर आएगा माइनस का 0.2। तो जब पॉइंट सेम आ रहे हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो भी सेम आएगा। अब आप ग्राफ निकालो और अपनी मर्जी से इसमें थोड़े से पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। जैसे ये जो पॉइंट आपको दे रखे हैं तो इसको मान लो 0.1, इन पॉइंटों को अपने हिसाब से आप रख सकते हो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, सेम ऐसे ही माइनस में सारे नंबर्स इसी तरीके से रख लो। तो पहला पॉइंट है हमारा 0.125, तो 0.125 के बीच में यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में क्या आएगा 0.15, इन दोनों के भी बीच में लगभग यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा क्या है, माइनस से है ये 0.1 है, 0.2 है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा -0.2, ऐसे आप लिख सकते हो -0.2। तो 0.1 हमने ये मान लिया, माइनस का 0.2 हो गया, ये माइनस का 0.3 हो गया, ये माइनस का 0.4 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पॉइंट है। जब आप यहाँ से दो लाइन खींचोगे तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन आएगी तो आपको आंसर आ जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी ये। तो कई बार ये ऐसा पॉइंट आ जाता है जो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो प्रॉपर आप उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर पाओगे, बिल्कुल उसके आसपास ले लो, आंसर आपका करेक्ट आएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 3। इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान से समझना। चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा मार्केट जाती है ना, टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, उसने कुछ पैंट्स खरीदे, कुछ स्कर्ट्स खरीदे। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मैनी ऑफ ईच सी हैड बॉट, उसने कौन सी चीज़ कितनी खरीदी, तो उसने आंसर दिया द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। जो नंबर ऑफ स्कर्ट हैं वो पैंट के दुगने से 2 कम है, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, and also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants she purchased. Help her friend to find the many pants and skirts Champa bought. तो देखो जब इस चैप्टर में ना और इससे अगले चैप्टर में 3rd और 4th में ये याद रखो, जो एंड में पूछा जाता है वही लेट करके चलना है आपने। तो यहाँ पे आपने लेट करना है सबसे पहले कि लेट द नंबर ऑफ पैंट्स, आपने नंबर ऑफ पैंट्स लेट कर लेना है। नंबर ऑफ पैंट्स आपने लेट किया x और नंबर ऑफ स्कर्ट्स आपने किया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, जो पहली कंडीशन में बोला गया है वो आप देखिए। पहली कंडीशन में बोला गया है कि जो स्कर्ट्स है मतलब y जो है वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स में से 2 लेस कर दो, कह रहा है 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकेंड में भी क्या बोला गया है, 4 टाइम्स ऑफ पैंट्स माइनस 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन भी हमने इसी में ऐड कर दी है। फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 2 इक्वेशंस हो जाती हैं। अब ये 2 इक्वेशन आ गई हैं तो आप चेक करो इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, y को आप इधर ले जाओ या x को इधर ले आओ, आपकी जैसी मर्जी आप लिखना चाहो। तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चेक करते हैं क्या आंसर आता है। a1/a2 हमने निकाला तो 2/4, देन b1/b2 हमने निकाला तो क्या आएगा -1/-1। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो सिंपल ग्राफ बनाओ। अगर हमने इसको भी ग्राफ से ही करना है क्योंकि पहली एक्सरसाइज में आपने ग्राफ ही करना है, तो x y, ठीक है। और दूसरे के लिए हम दूसरा टेबल बनाएंगे, ठीक है। सिंपल ग्राफ बनाते हैं x y, पहली इक्वेशन के लिए पहली टेबल। सिंपल सा यहाँ x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू या y की वैल्यू कुछ और रख लो, y की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो ये -2 इधर गया, प्लस का 2 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सेम दूसरे में अगर हम रखते हैं
x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y -4 और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 1, ये हमारा टेबल आ जाएगी। अब इस टेबल के हिसाब से हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं सिंपली। ग्राफ बनाते वक्त नंबर्स का ज़रूर ध्यान रखना है, कितने नंबर आपने लेने हैं कितने नहीं। ठीक है, चलो पहली टेबल के हिसाब से बनाते हैं। 0 -2, अब तो पॉइंट लेना आ गया होगा, 0 ये रहा, 0 से -2 जाना है तो ये वाला पॉइंट आ गया 0 -2, पहला पॉइंट आ गया हमारा, इसे हम ए पॉइंट दे सकते हैं नाम। दूसरा है 1 0, तो 1 0 ये वाला पॉइंट आ गया, 1 0 ये बी पॉइंट हो गया हमारा। अब इससे एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींच दो बिल्कुल स्ट्रेट। ये पहली इक्वेशन का लाइन आ गई हमारी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए 0 -4, तो 0 -4 और 1 0, मतलब सेम पॉइंट, कॉमन पॉइंट सेम हो गया। तो अब यहाँ से एक लाइन खींच देनी है आपने। ठीक है, इस टाइप से आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दो आपने इक्वेशंस खींच लिए हैं यहाँ पे, इक्वेशंस के सॉरी ग्राफ खींच लिया है। अब ये जो कॉमन पॉइंट है 1 0, यही इसका सॉल्यूशन है। तो 1 0 मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1 और y की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब नंबर ऑफ पेंट्स कितने हो गए उसके पास, नंबर ऑफ पेंट्स उसने कितने खरीदे हैं 1 पेंट खरीदा बस। और स्कर्ट्स, नंबर ऑफ अगर स्कर्ट्स की बात करी जाए तो कितनी खरीदी हैं 0 स्कर्ट्स खरीदी हैं उसने, मतलब बस वो अपनी फ्रेंड को क्या बना रही थी बेवकूफ़, है ना, उसने बस एक पेंट खरीदी बस। ठीक है, और इस टाइप की एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, आई होप ये ग्राफ बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो बेटा मैं यहाँ पे आपको सिंपल सी इक्वेशन बनाऊंगा और इक्वेशन के बाद ग्राफ आपने बनाना है, सॉल्यूशन आपने बनाना है। ठीक है, जो आपसे नहीं होगा वो मुझे बताना। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है, सबसे पहले हम इक्वेशन पे वर्क करेंगे। देखो मैंने अभी आपको बताया ना, जहाँ एंड में जो चीज़ पूछी गई है वो लेट करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4, then more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो let the number of boys, यहाँ पे number of boys पूछा है ना पहले, तो let the number of boys, हमने boys ही let कर लिया अभी कि boys हैं x। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो टोटल स्टूडेंट 10 है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या बोला गया है कि टोटल स्टूडेंट जो है वो 10 है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो x + y जो है वो 10, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन। इस ऐसे लिखने से ना आपको क्वेश्चन में ज़्यादा स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिखने में। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं y जो है वो x से 4 ज़्यादा है, तो x में 4 ऐड कर दो, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास दोनों इक्वेशन है, आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद x और y की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देना, जो y की आएगी वो यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 5 pencils 7 pen together cost 50 rupees, whereas 7 pencils 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil that of 1 pen. तो यहाँ पे हम इक्वेशन बनाते हैं, मैं डायरेक्ट अब इक्वेशन बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट भी नहीं लिखूंगा क्योंकि वो आपको आ गई है। तो सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे बेटा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ जो पूछा जाता है वही लेट करना है। ठीक है, 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने मान ली x रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन की कॉस्ट मान लेते हैं हम y रुपीज़। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशंस, ठीक है, जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से क्या बनेगा। देखो 5 पेंसिल तो 5x, सिंपल सी बात है, अगर मैं एक पेन खरीदता हूँ और x रुपये का है तो कितना हो जाएगा, मतलब अगर 10 पेन खरीदूंगा तो कितने रुपए के हो जाएंगे 10x। सिंपल, 5 पेंसिल x रुपये के हिसाब से 5x हो जाएंगी।
7y इक्वल टू टोटल 50 रुपीज़ में पे कर रहा हूँ उसको। सेकेंड इक्वेशन में 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो सेम आपने इसमें भी ये दो इक्वेशन है, टेबल बनानी है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। और जब आपकी टेबल और ग्राफ बन जाए तब आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर नहीं आती है, इसमें क्या है, पॉइंट में मतलब जो आप पॉइंट निकालोगे कोशिश करना वो पॉइंट कंप्लीट फॉर्मेट में हो, ऐसे नहीं आए 0.2 ऐसे नहीं आना है, पूरे पूरे नंबर निकालने की कोशिश करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली इक्वेशन से अगर टेबल बनाऊं तो कैसे रखना है, देखो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अगर मैं यहाँ पे x y, तो अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी 10। तो ये मैंने देखो y को 0 पुट किया, x को 0 नहीं पुट किया, क्योंकि x को 0 पुट करूँगा तो 50/7 आएगा, जो कि ग्राफ बनाने में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे नंबर चूज करने जिससे मेरे पॉइंट कंप्लीट फॉर्मेट में इंटीजर्स में आए, ठीक है ना। अब देखो दूसरा नंबर कुछ ऐसा लेट कर लो जिससे 5 से डिवाइड हो जाए, तो 7 5 तो y की वैल्यू 5 रख दो। देखो 5 रखा 35, 50 माइनस 35 15, x से 15 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। इस तरीके से आप वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। पॉइंट में ना आए कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो ग्राफ आपका थोड़ा सा गलत होने की संभावना है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। तो इसका ग्राफ बनाना, जो x और y की वैल्यू आएंगी उन x और y की वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अगर सेकेंड की बात करें, कह रहा है इन रेशियोज़ को निकालिए, इनका कंपैरिजन कीजिए और बताओ कि इनमें से किसकी लाइन कैसी होंगी, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगे, पैरेलल लाइन होगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो सिंपल सा है, आपने a1/a2 निकालना है, जैसे इसमें निकाला 5/7, b1/b2 निकालना है, -4/6। क्या इक्वल है ये? नहीं है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कैसी लाइन होंगी, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। सेम सबको ऐसे ही करना है कि पैरेलल बनेगा क्या बनेगा ये मैं आपको करा चुका हूँ, तो ये आपने करना है, ठीक है। सेम इसमें भी करना है। क्या कह रहा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये इनकंसिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन में ही आता है। तो जब आपकी कंडीशन क्या बने, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 बने, तभी इनकंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो मैंने अभी बता दिया आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन सा है। कह रहा है इफ द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, मतलब अगर पैरेलल लाइन को छोड़ के कुछ भी आंसर आता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है या यूनिक सॉल्यूशन वाला केस बनता है, आपको सॉल्यूशन निकालना है ग्राफ बना करके। किससे बनाना है, ग्राफ बना करके आपका इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको ग्राफ भी बनाना सिखा दिया है, तो सॉल्व कर लेना। अगर नहीं होता है तो फिर मुझे कमेंट में बताना, मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है। अब समझने की कोशिश ये करना कि इसमें अभी तक हमने कोई मेथड नहीं सीखा, सिर्फ ग्राफ मेथड सीखा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम किससे करेंगे, ग्राफ मेथड से करेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा इक्वेशन बनाने का। तो पहले आप बनाओगे इक्वेशन, फिर बनाएंगे हम ग्राफ। इक्वेशन कैसे बनाएं, देखो क्वेश्चन को पढ़ना पहले। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब रेक्टेंगुलर एक गार्डन है, ठीक है, ए बी सी और डी, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ या विड्थ। अगर ब्रेड्थ को हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, ठीक है, तो जो y है वो x से क्या है, 4 प्लस है, 4 मोर देन है, ठीक है, इज 36 मीटर। 36 मीटर क्या है, हाफ पेरीमीटर। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे पढ़ना है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये ब्रैकेट के बाद कॉमा वाला छोड़ दो, इज 36 मीटर। यहाँ पे ये वाला पॉइंट छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, इसे छोड़ के पढ़ो, क्या पढ़ रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। मीन्स अगर इसका पेरीमीटर अगर हम निकालें और उसका हाफ कर दें तो वो कितना आना चाहिए, 36 मीटर। तो अकॉर्डिंग दिस हमने लेंथ मान ली y, ब्रेड्थ मान ली x, तो लेट द विड्थ
ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, आपने रेक्टेंगुलर गार्डन की जो विड्थ है वो x मान ली और जो लेंथ है वो हमने क्या माना है बेटा, y मीटर। कोई डाउट? अब यहाँ पे ये चेक करो कि पेरीमीटर कितना दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का भी आधा है ना, तो हाफ पेरीमीटर आपको दे रखा है 36। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ अपॉन में 2 इक्वल्स टू 36। देन 2 से 2 कैंसिल आउट, लेंथ कितना है y, ब्रेड्थ कितना है x इज इक्वल्स टू 36। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट? अब दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन। अगर सेकेंड कंडीशन आप देखोगे, सही से दिखाई दे रहा है ना ब्लैक कलर से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि जो लेंथ है 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब जो y है वो x से 4 ज़्यादा है, x प्लस 4 के इक्वल है। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों का बनाना है आपने ग्राफ, और ग्राफ से निकालना है आंसर। हालांकि आप इसको एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, लेकिन अभी तक वो सिखाया नहीं है, तो अभी तक हमने कौन सा मेथड सिखाया है, सिर्फ ग्राफ मेथड। तो इसको भी ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 टेबल बनाएंगे, दोनों टेबल याद रखना, ठीक है, एक और यहाँ पे सेकेंड के लिए टेबल आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया है, और ऐसे बना करके भी लिख सकते हो एक्स वाई। ठीक है, पहली इक्वेशन में अगर आपने x 0 रखा तो y 36 आ जाएगा, और y 0 रखा तो x 36 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे x 0 रखा तो y 4 आ गया, लेकिन y 0 रखा तो x -4 आएगा। कोई डाउट? यही आएगा ना भैया, अगर मैंने y 0 रखा तो 4 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ आया? समझ आया ना? ये मेरे पास टेबल आ गई। अब मुझे क्या बनाना है, बताओ क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है ना, हाँ या ना? तो चलो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया ग्राफ, दिख रहा है बेटा सभी को, इसमें बनाएंगे। आप इसको आगे बढ़ा सकते हो जितने नंबर तक आपको चाहिए। कितने नंबर है हमारे ग्राफ में, सबसे बड़ा नंबर क्या है 36, तो आप ये चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आपको जो ग्राफ बनाना है उसको आप चेंज भी कर सकते हो कि नहीं, अगर आपको एक एक का गैप लेना है या दो दो का गैप लेना है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एक का गैप लेना है तो 36 आएगा ही नहीं, तो कम से कम मैं किसका गैप लूँ, 4 का, 4 के गैप में थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ब्रेड्थ को यहाँ पे हमने बढ़ाया, 2 2 का गैप हो गया, 3 ये हो गया 4 का गैप। सेम ऊपर भी आपने बढ़ाना है, 2 का 4 का। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नंबर हमारा 36 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है तो इसको भी ऊपर बढ़ा दो। ठीक है, माइनस में भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ जाएगा अब। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। अब सब तरफ आ रहा है आपका 36, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ पे बनाने पॉइंट, पहला पॉइंट जो आपका है, अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, रेड पेन से मैं आपको मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, 0,36, तो x पे गए 0, फिर गए y पे 36, तो पहला पॉइंट आ गया ये। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, x पे 36 और y पे 0, मतलब ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट आ गए। अब इन दोनों को मिलाना है आपने, तो मिलाना है तो लाइन खींचनी है यहाँ से, बिल्कुल स्ट्रेट, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। गॉट इट? ये हमारी लाइन होगी, ऐसे एरो लगा देना दोनों तरफ, एक लाइन होगी। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, 0,4, तो 0 पे गए 4 पे, पहला पॉइंट आ गया ये। दूसरा क्या है -4,0, तो -4,0, ये वाला पॉइंट आ गया। कोई डाउट? अब इस लाइन को मिला देना है, यहाँ से एक लाइन खींचो, आप चाहो तो स्केल रख के खींच सकते हो, स्केल का यूज़ कर लेना। ठीक है,
यहाँ से एक लाइन खींचते हैं हम, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए इन दोनों पॉइंट से। देख पा रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नीचे जिस पॉइंट में मिलेगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये किस पे मिल रहा है, 16 पे, और इधर किधर मिल रहा है, तो आंसर क्या आया 16,20। इधर यहाँ पे मिल रहा है ना ये किस पे, 16 पे, और इधर किस पे मिल रहा है, 20 पे। तो x की वैल्यू क्या आई, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। एंड में आंसर में आप लिखोगे, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ x क्या आया बच्चे 16 मीटर और y क्या आया 20 मीटर। कोई डाउट, हेंस विड्थ आ गई 16 मीटर और लेंथ आ गई, ये विड्थ है आपकी और ये लेंथ है। कोई डाउट, समझ आ गया क्वेश्चन, आंसर आया समझ अच्छे से। देखो अब ग्राफ अच्छे से यूज़ किया तो ग्राफ पे आया ना। कोई डाउट यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है समझना। गिवन द लाइन लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है, ये आपको गिवन है। इसके रिस्पेक्ट में आपको अनदर इक्वेशंस बनानी है। अगर कंडीशन आपको गिवन हो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन की बनानी है। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन की बनानी है तो क्या कंडीशन बनती है बेटा, a1/a2 ≠ b1/b2, यही होती है। तो आपको ऐसे नंबर यूज़ करने हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हो। तो देखो a1/a2 मतलब आपको a1 और a2 अलग अलग लेने, b1 b2 भी अलग अलग लेने ताकि उनका रेशियो इक्वल ना आए। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ x + y, बेशक से 8 को मैं सेम रख लूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चेक करो a1 क्या है 2 है, ये 1 है, और b1 b2 निकालोगे क्या आएगा बच्चे 3 और 1, क्या इक्वल है ये। तो बस एक ऐसी ही इक्वेशन बनानी थी जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे। तो पहले का आंसर आ गया x + y - 8 = 0। अब दूसरी कंडीशन बनानी है पैरेलल लाइन वाली। कैसी बनानी है, पैरेलल लाइन, यहीं पे लिख दें। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। कोई डाउट, जब ये कंडीशन होती है तो हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें ये दो लाइन तो इसके सेम हो, ये दो नंबर तो a1 और a2 तो इक्वल हो, ताकि कट कट के 1 1 आ जाए, और जो c है वो बिल्कुल अलग आ जाए, जिसका रेशियो बराबर ना आए। तो यहाँ पे 8 के अलावा कुछ भी ले लेना, यहाँ पे 8 है ना, 8 के अलावा कुछ भी ले लो। देखो हम नंबर बनाते हैं 2x + 3y - 7 = 0। अगर आप कंडीशन निकालोगे तो यही बनेगा। देखो 2/2 1, 3/3 1, तो a1/a2 b1/b2 इक्वल आ गया। बट -8/- 7 क्या आएगा 8/7, क्या वो 1 के इक्वल आ रहा है। तो यही कंडीशन बन रही है। तो ऐसे आप हज़ारों और लाखों एग्जाम्पल दे सकते हो। समझ आई बात। अब लास्ट कंडीशन क्या है, थर्ड में क्या कंडीशन दे रखी है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या कंडीशन बनती है, a1/a2 b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन बनती है। यस और नो, यही बनती है ना। अब ये कंडीशन बनती है तो मुझे ये बताओ ऐसा नंबर लेना है। एक लास्ट क्वेश्चन और रहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 5 और 6 में इसमें ऐड हो जाएंगे, ऐड कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहली बात तो, और इसमें कुछ और ऐड हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। जो ट्रायंगल इसमें बन रहा है ना उसका एरिया और निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन और ऐड कर लेना, कई बार ये भी पूछा जाता है सैंपल पेपर वगैरह में। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या है, पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इन इक्वेशंस का तो आपने ग्राफ बनाना है। देन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल ट्रायंगल बनेगा
उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपने एंड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ध्यान से समझना है ना। एंड सेडेड द ट्रायंगल रीजन, और उस ट्रायंगल को सेडेड करना है। आफ्टर दैट उसका एरिया भी निकालना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो पहले x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, तो हमने ले लिया x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन। अब यहां से हमने टेबल बनानी है, क्योंकि ग्राफ बनाना है भाई, टेबल बनानी पड़ेगी। देन x की वैल्यू अगर यहाँ पे हमने पुट किया, x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी 1, माइनस से माइनस कैंसिल उठ जाएगा। y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आएगी -1। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ये है। अब यहां से इसकी भी ग्राफ बना लीजिए आप, ग्राफ के लिए टेबल x y, ठीक है। x अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आएगी 6, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा, और y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 3 से डिवाइड होगा तो 4। ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। ये है हमारा ग्राफ, ग्राफ पेपर का यूज करना, ठीक है। सबसे पहले आप पहली इक्वेशन से बनाओगे। पहला पॉइंट है हमारा 0,1। देखो पॉइंट हमारे जो होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है। ये इस इक्वेशन का पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट है 0,1, तो x पे 0 जाओ और फिर 1 पे जाओ, तो पहला पॉइंट आ गया ये 0,1। फिर दूसरा है -1,0, तो -1,0 ये आ गया -1,0, ये दूसरा पॉइंट आ गया। इससे एक लाइन खींचनी है आपने, और उस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है जितना हो सके आपसे, दोनों तरफ, ठीक है। जितना अच्छे से ग्राफ बनाओगे उतने अच्छे से आंसर आएगा। दूसरी इक्वेशन क्या है 0,6, तो 0,6 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 4,0 तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब यहां से भी आपने एक लाइन खींचनी है, कई बार ये चीजें जो हैं गलत हो जाती हैं, तो ध्यान रखना, उसको थोड़ा ध्यान से करना है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहां पे आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, इस ट्रायंगल को आपने क्या करना है, सेडेड करना है। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल नजर आ रहा है एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन के बीच में, इसको सेडेड करना है और इसका एरिया भी निकालना है आपने। ये हमने इसका सेडेड कर दिया, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया ए, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं रेड पेन से लिख देता हूँ ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। तो ए पॉइंट क्या है, देखो अब यहाँ पे क्रॉस पे देखोगे तो ये क्या है 2,3, 2,3, तो ए हमारा कोऑर्डिनेट है 2,3। तो पहले हमने कोऑर्डिनेट्स ही लिखने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चे, क्या आ रहा है 2,3। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी पे क्या पॉइंट है -1,0, और सी की अगर बात करें तो क्या पॉइंट है 4,0। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए तो ऑफ द वर्टिसेस। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ निकाल लिए हैं। अब हमारा काम है, इसको सेडेड भी कर दिया है। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया निकालने का काम। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपने यहाँ पे बस बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करा देना है 1/2 से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे बेस। तो अगर बेस की बात करी जाए तो बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक, देखो 4 यूनिट इधर है और 1 यूनिट इधर है, तो टोटल हो गया 5 यूनिट। हमेशा जब भी हम किसी की लेंथ को मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 5 यूनिट, कितनी होगी 5 यूनिट, ठीक है। अब हाइट की अगर बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हाइट है इसकी, तो ये हाइट किसके इक्वल है 3 यूनिट के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 यूनिट। तो यहाँ पे आंसर आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 3.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम 3.2 करेंगे। हर एक एक्सरसाइज को सीरियसली लेना है, ओनली स्टडी नो टाइम वेस्ट, ओके। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे ओनली स्टडी चैनल में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज जो है आपकी 3.2। तो जैसे हमारे चैनल का नाम है ओनली स्टडी, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज ही हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
तो एक्सरसाइज जो है 3.2 3.1 में पहले ही करा चुका हूं, तो उसके सारे कॉन्सेप्ट और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं आप देख लेना वो वीडियो, ठीक है। और उसके बाद अगर समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना। एक्सरसाइज 3.2, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको यहां समझना है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क कैसे करता है, होता क्या है। इसमें मैं पहले ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इनको लेट कर लेते हैं, इनको ले लेते हैं और इसके इन्हीं का यूज करके मैं आपको समझाता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, देन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो जैसा नाम है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करने से रिलेटेड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब आपने एक इक्वेशन से, मतलब आपने इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से x या y की वैल्यू निकाल लेनी है, और जो x और y की वैल्यू, जो x की वैल्यू निकालोगे y के फॉर्म में, y की निकालोगे x के फॉर्म में, जो भी वैल्यू आएगी उसे सेकंड इक्वेशन में एज इट इज पुट कर देना है, ठीक है। तो यहां से हम ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, जिससे आपको आसान लगता है ना उस इक्वेशन का यूज करना, जरूरी नहीं है दोनों इक्वेशन का भी यूज करो या किसी का भी एक का करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपने x की वैल्यू निकाल ली यहां से, तो 14 माइनस वाई। नाउ पुट इन इक्वेशन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, आपने इसकी वैल्यू सेकेंड में पुट करनी है। तो x की जगह जहां आपने x रखना है वहां पे आपने ब्रैकेट लगाना है। जब भी आप वैल्यू पुट करते हो ना ब्रैकेट लगा करके, देन y इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 14 माइनस वाई, तो हमने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, देन माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14, देन माइनस का 10, यहाँ पे y की वैल्यू जो आएगी माइनस अपॉन में हो जाएगा माइनस का 2, देन 2 5 10, देन y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। y जैसी ही वैल्यू आती है आपकी, y या x में से जिसकी भी वैल्यू आती है आप वापस से उसी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो जहां से आपने वैल्यू निकाली थी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली थी इसी में पुट कर देना, बेशक से आप इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, आपने इसको थर्ड नाम दिया और इस इक्वेशन थर्ड में आपने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे x है 14 माइनस जिसकी वैल्यू पुट कर रहे हो वहां ब्रैकेट, वैल्यू क्या है 5, तो y इक्वल्स टू 5, देन x इक्वल्स टू आ जाएगा 14 माइनस 5, देन x की वैल्यू आ जाएगी 9, तो x आपका आ गया 9, y आपका आ गया 5, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। नोट कर लेना, एक बार अच्छे से समझ लेना, जिसको समझ नहीं आता है फिर मुझे बताना। अभी इस पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन है अगला, सेकंड क्वेश्चन हम यहां से ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये वाला, अब हम इसको करते हैं, ठीक है। ये मैं रफ कर रहा हूं यहां से, इसको नोट कर लेना बैक साइड, बैक में जाके वीडियो को। क्वेश्चन है और ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, आपके पास दो इक्वेशन है फर्स्ट सेकंड, इनमें से आपको कौन सी इक्वेशन में s या t की वैल्यू निकालना आसान लगता है, बताओ। s पहली इक्वेशन में से s या t आसानी से निकल सकता है सेकंड इक्वेशन में से, या इन दोनों इक्वेशन को पहले सिंपली सॉल्व कर लो, इजी बना लो, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसके साथ तो गलत हो रहा है, तो हम पहले क्या करते हैं इस इक्वेशन को सिंपल इजी बना लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में अगर हमने एलसीएम लिया तो 6 आएगा, 3 2 6 तो 2s, एंड 2 3 6 तो 3t, एंड 6 यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप देख लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, किससे वैल्यू निकालना आसान होगा, फर्स्ट इक्वेशन से या सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू निकालते हैं तो बहुत ही इजीली निकल आएगी 3 प्लस t, ठीक है। अब जो ये वैल्यू आई है इसको इक्वेशन हम थर्ड नाम दे देते हैं, s की वैल्यू आ गई 3 प्लस t, इसे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो,
तो s की वैल्यू निकालिए, तो s की जगह ब्रैकेट प्लस 3t एंड 36। यहाँ पे s की वैल्यू क्या आई है 3 प्लस t, आप सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 2t एंड 3t इक्वल्स टू 36। नाउ 2t प्लस 3t इक्वल्स टू हो जाएगा 5t एंड 36 माइनस में हो जाएगा 6, देन t इज इक्वल्स टू 30 और 5 जाएगा डिवाइड में, देन 5 6 जा 30, तो t की जो वैल्यू आई है वो आ गई आपकी 6। अब जो t की वैल्यू आई है उसे हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो यहां से आ जाएगी s की वैल्यू, देन s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, तो s आ गया आपका, t आ गया 6 और ये आपकी दोनों वैल्यूज आ गई। तो आई होप कि ये मेथड अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक को सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरे की वैल्यू निकालनी है, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। वापस चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे 3.2 पे। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखो इसमें आप चेक करो, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 9 इक्वल टू 9 बच जाता है और x और y खत्म हो जाते हैं, तो इसका मतलब इसमें x और y बचते ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो चेक करना पड़ेगा ना, क्या दिक्कत है ऐसी। तो हमने यहाँ पर रेशियो निकालना है a1 a2, तो a1 है 3 और a2 है 9, इसे कट करोगे तो 1/3 आएगा। नाउ b1 b2, b1 b2 की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा -1/-3, तो ये भी 1/3 आ रहा है। नाउ c1 c2 की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 3/9, मतलब ये भी 1/3 ही आ रहा है। तो a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब तीनों ही वैल्यूज इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब मैं आपको यहां पे एक नई चीज बताता हूं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो हो गए, तो क्या इन्हें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, एक अलग तरीका आपको अपनाना पड़ेगा और उससे आप सभी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हो किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर टीचर्स नहीं समझाते, बस बच्चों को बता दिया जाता है कि भाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो आपने यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिलेबस से बाहर की चीज है, तो ध्यान देना। क्या करना है, जब भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए आप x और y में से किसी एक को लेट कर लो k के इक्वल। हमने लेट कर लिया y को k के इक्वल, तो यहां से 3x माइनस k इक्वल्स टू 3 आ गया। अब x की वैल्यू भी k के फॉर्मेट में निकाल लो, तो क्या आएगा 3 प्लस k और डिवाइड बाई 3। तो x और y जो कि सॉल्यूशन होता है, अगर मैं उसको ऐसे फॉर्मेट में लिखूं, x क्या है हमारा k प्लस 3/3 कॉमा y क्या है k, तो ये जो आया है सॉल्यूशन, यहाँ पे जितनी k की वैल्यूज आप पुट करोगे, जो भी वैल्यू रखोगे ऑफ एनी रियल नंबर, वहां आपको दोनों वैल्यूज मिलती जाएंगी, मतलब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे और ये दोनों में वैलिड होगा, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। इस टाइप से आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का भी आंसर निकाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं k की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देता हूँ, k इक्वल्स टू मैंने 1 रख दिया, तो x क्या आएगा बेटा 1 प्लस 3/3, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 4/3, तो सॉल्यूशन क्या आएगा 4/3, 1। अब ये सॉल्यूशन आप सेकंड इक्वेशन में पुट करके देख लो, उसमें भी सेटिस्फाइड करेगा, फर्स्ट में भी सेटिस्फाइड करेगा, लेफ्ट हैंड वैल्यू राइट हैंड के बिल्कुल इक्वल आएगी। इसका मतलब हम इस तरीके से k की वैल्यूज पुट कर करके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें और भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बच्चों को और दिक्कतें होती है, मैं सारे क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, बस आपने इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं, चलो 5 से पहले हम 4 की बात कर लेते हैं। जो ये पॉइंट है, देखो पॉइंट को हटाते तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट को हटाया 10 आया, यहाँ पे पॉइंट को हटाया 10 आया। जब सबके नीचे 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका 10 खत्म, इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और दूसरी इक्वेशन भी ऐसी हो जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन।
अब आप इसको इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा है बच्चों को जिसमें दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों मतलब मुसीबत बना हुआ है बच्चों के लिए, रूट की वजह से, क्योंकि जहां रूट दिख गया बच्चों को बस वहीं पे डर लग जाता है कि अब ये नहीं होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। मैंने अभी आपको बताया कि x या y में से किसी एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपने x की वैल्यू निकाल लो। क्या आएगा, √2x इक्वल टू माइनस √3y। अब x की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगा, माइनस √3y अपॉन में √2। पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अब इस वैल्यू को आपने कहां पुट करना है, पुट इन इक्वेशन सेकेंड में आपने वैल्यू पुट करनी है। तो √3 x की जगह ब्रैकेट लगाओगे, √8y इक्वल टू 0। यहां पे आप वैल्यू पुट करोगे माइनस √3y अपॉन में √2। आप इसको सॉल्व करोगे, क्या आएगा, माइनस का 3y अपॉन में √2 माइनस का √8y। बट स्मार्ट तरीका ये है, देखो दोनों में y कॉमन आ रहा है, तो y अगर मैं कॉमन लेता हूं तो -3 अपॉन में √2। मुझे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा यहाँ y कॉमन आ गया, ये सब इसमें मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। देन y इक्वल्स टू 0 डिवाइड में दिस पूरा -3/√2 माइनस √8। क्यों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 के अपॉन में कुछ भी हो, 0 को छोड़ के 0 होता है आंसर। तो y की वैल्यू जो है वो 0 आ चुकी है। पुट इन इक्वेशन थर्ड, जो हम इक्वेशन थर्ड लेट करते हैं। नाउ पुट इन इक्वेशन थर्ड। अगर यहां से आपको समझ नहीं आता है तो मुझे पूछ लेना, यहां पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है। पुट इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में हमने वैल्यू रखी x इक्वल टू माइनस √3, y की वैल्यू 0 है और √2। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई है और y की वैल्यू भी 0 आ गई है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इन क्वेश्चनों में अब प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नाउ जो हमारा और लास्ट का क्वेश्चन, देखो ये तो मैं अभी समझा चुका हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने इसको एलसीएम लेकर के सिंपल बनाया था, पहले इसको सिंपल बनाओ फिर वैल्यू पुट करो और आंसर निकल आएगा आपका, ठीक है। नाउ अब जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सॉल्व दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर दिस इक्वेशन। कह रहा है x और y की वैल्यू यहां से निकालो, इस इक्वेशन में पुट कर दो और m की वैल्यू निकालनी है आपने। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमने पहले किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या सिर्फ x और y की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, उसके साथ कुछ और नंबर है उसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो हम x की वैल्यू ना निकाल करके 2x की वैल्यू ही क्यों ना पुट कर दें, डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं बात करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से हमने 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब यहां से हमने सेकेंड में पुट कर देनी है, तो 2x की जगह लगाएंगे ब्रैकेट -4y माइनस 24। अब ये और इजी हो जाएगा, 11 माइनस 3y, इसको सॉल्व करते हैं, 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस का 24 माइनस का 7y माइनस 24 माइनस 11, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 7y माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 7, 7 से आएगा 5, तो y की जो वैल्यू आई है वो आई है 5। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5, देन 11 माइनस 15, तो ये आएगा माइनस का 4, देन 2x x इक्वल टू आएगा -4 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स 4, तो माइनस का 2 आपका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू जो आई है वो आई है -2 और जो y की वैल्यू आई है वो आई है 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, x और y की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना था m की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है 5, m x की वैल्यू क्या है -2 प्लस 3, 3 इधर आएगा तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m,
तो यहाँ पे 2 और डिवाइड में हो जाएगा -2 इक्वल्स टू m। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 1 बचा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं m की जो वैल्यू आई है वो -1 आई है। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो इसमें पूछा गया है। ठीक है, करेक्टली ये समझ आई होंगी चीजें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। तो इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूं, पहली बात तो। दूसरा, मैं सभी की इक्वेशन बना के आपको दूंगा, आपने बस इनका सॉल्यूशन निकालना है, तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। आसान किस तरीके से बनाने वाले हैं हम इसको, देखो, जो मैं हमेशा कहता हूं ना, इन क्वेश्चनों में, थर्ड और फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चनों में जो पूछा जाता है वहीं से लेट करो। क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर लो, दोनों का डिफरेंस क्या है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना है। देन फाइंड देम, तो नंबर पूछा है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेट द नंबर। हमने क्या करना है, नंबर लेट करना है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। पहला नंबर हमने लेट कर लिया x, और सेकेंड नंबर हमने लेट कर लिया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन बनी हुई है उसके हिसाब से हमने इक्वेशन बनानी है। क्या कह रहा है, दोनों नंबर का डिफरेंस जो है वो 26 है, तो x माइनस वाई जो है वो 26 है। हमने x को बड़ा मान लिया और y को छोटा मान लिया। तो कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे का 3 गुना हुआ ना, छोटा नंबर थोड़ा ना बड़े का 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, x जो है y का 3 टाइम्स है, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से दो इक्वेशन आ गई हैं, x और y की वैल्यू निकालो, यहां पे पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। सेम सेकंड क्वेश्चन आपका समझो, देखो फर्स्ट, ये तो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो मुझे बताओ और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। हालांकि ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, इससे ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कह रहा है। आप लोग पढ़िए क्वेश्चन जब तक। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहां पे ध्यान देना, इस वर्ड को ध्यान रखना, एक्सीड, इस वर्ड को ध्यान रखना। ठीक है, स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम, तो एंगल पूछे जा रहे हैं, तो दो एंगल लेट कर लो। लेट फर्स्ट एंगल, आपने फर्स्ट एंगल मान लिया एक x है, और दूसरा सेकेंड आपने मान लिया y है। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, दोनों सप्लीमेंट्री, देखो सप्लीमेंट्री का मतलब है दोनों एंगल का सम 180 है, और कॉम्प्लीमेंट्री होता तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, ये याद रखना है आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कंडीशन तो यहीं से बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर बड़ा एंगल जो है, जैसे हमने x को बड़ा मान लेते हैं, तो जो लार्ज बड़ा एंगल है वो एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, जो छोटे एंगल से 18 ज्यादा है, तो ये हमने दूसरी इक्वेशन बना दी। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, अब इसका सॉल्यूशन निकल आएगा, x और y की वैल्यू निकालो, पुट करो, आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी बहुत इजी है। क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, 7 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी 3800 रुपए में, 3800 रुपीज में। लेट अस सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। बाद में उसने 3 बैट और खरीदे और 5 बॉल और खरीदी, और फिर उसने पैसे दिए 1750 रुपए, है ना, 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट ईच बॉल, हर एक बैट हर एक बॉल का कॉस्ट निकालो। तो जो पूछा है वहीं से स्टार्ट करो, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट या वन बैट आप यूज कर सकते हो। एक बैट की कॉस्ट मान लेते हैं x रुपीज, और एक बॉल की कॉस्ट मान लेते हैं y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, ठीक है, आप फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन ऐसे लिख सकते हो, और डायरेक्ट भी आप ऐसे बना सकते हो। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 7 बैट तो 7x प्लस 6 बॉल तो 6y इज इक्वल टू 3800, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। भाई एक बैट आ रहा है x रुपए का, 7 कितने के आएंगे 7x के, एक बॉल आ रही है y रुपए की, तो 6 बॉल कितने की आएंगे 6y रुपीज की, तो टोटल हो जाएगा 3800। सेम सेकंड इक्वेशन, 3 बैट
एंड 5 बॉल्स हैं और प्राइस है 750। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। यहां से x और y की वैल्यू निकालो, जो x की वैल्यू आएगी वो बैट का प्राइस होगा, जो y की वैल्यू आएगी वो बॉल का प्राइस होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके जैसा क्वेश्चन आते हैं टैक्सी या लाइब्रेरी, है ना, ये वाले क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। ये वाले क्वेश्चन और 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस ये इंपोर्टेंट है। तो द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, कह रहा है एक शहर में एक टैक्सी का एक फिक्स चार्ज है, मतलब आपने टैक्सी बुलाई, रोकने पर भी मतलब बैठते ही चार्ज है, फिक्स चार्ज आपको लगेगा ही लगेगा। विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्टेंस जितनी मैं चलूंगा उसका किलोमीटर के हिसाब से अलग चार्ज है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मान के चलो एक इंसान 10 किलोमीटर चलता है तो उसको पे करना पड़ता है 105 रुपए, 105 रुपीज। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर वो चलता है तो उसको पे करना पड़ता है 155 रुपीज, है ना। देन फिक्स, आपको निकालना है फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो ये पूछा है, यही लेट करेंगे हम। और इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर अगर वो चलता है तो उसको कितना पे करना पड़ता है, ये भी हमें निकालना है। तो पहले हम यहां से यहां तक निकालते हैं अपना आंसर, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट द फिक्स चार्ज, आपने क्या करना है, फिक्स्ड चार्ज लेट करना है। फिक्स चार्जेस हमने लेट कर लिए x रुपीज है। नाउ चार्ज फॉर पर किलोमीटर, पर किलोमीटर का जो चार्जेस हैं वो हमने लेट करने हैं, वो है y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन बनती है, पहली कंडीशन 10 किलोमीटर चलता है, 105 रुपए उसको देने पड़ते हैं, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। 10 किलोमीटर पे y के अकॉर्डिंग चार्ज लगेगा, टोटल अमाउंट होगी 105 रुपीज। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में भी फिक्स चार्ज लगेगा, 15 किलोमीटर वो चल रहा है तो 15y, देन 155 रुपीज। यहां से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, पुट कर देना है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, तो कितना पे करना पड़ेगा उसको, ये हैव टू पे कितना, 25 किलोमीटर चल रहा है तो मतलब x प्लस 25y, मतलब जो x और y की वैल्यू आएगी यहां रख देना, जो अमाउंट आएगी उसको उतना पे करना पड़ेगा। कोई डाउट, यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा? अगर नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करना, उस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में हम समझाएंगे, क्योंकि टॉपर्स के लिए तो इतना भी बहुत है। जिस बच्चे को समझ आता है ना, मैथ जिसको समझ आती है, जो मैथ पढ़ने के लिए यहाँ आया है, उसको इतना मिल जाए वो फटाक से कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, a fraction become 9/11 if 2 is added to the both the numerator and the denominator, if 3 is added to the both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेट द फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन को लेट करना है। फ्रैक्शन को लेट किया, क्या आएगा, x अपॉन वाई, ये हमारा न्यूमरेटर होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, सबको ये पता होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन जो यहां पे बनती है, पहली कंडीशन क्या कहती है, कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो हमारा 9/11 हो जाएगा, कब, अगर 2 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में, मतलब x में 2 ऐड कर दिया जाए एंड डिनोमिनेटर 2 डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दिया जाए, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11x प्लस 22 9y प्लस 18, इसको सॉल्व करोगे तो 11x माइनस 9y, इधर माइनस करोगे तो माइनस का 4, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर क्या इक्वेशन बनती है वो चेक करते हैं। अब कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर इस बार 3 ऐड कर दिया जाए दोनों में, तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, क्या आएगा, इसको 6 को इधर मल्टीप्लाई करो, 5 को इधर, तो यहाँ पे आएगा 6x प्लस 18, इधर आएगा 5y प्लस 15, तो यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। x और y की वैल्यू निकालो, फ्रैक्शन में पुट करो, आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है।
तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आप इजीली ऐसे कर सकते हो। नाउ इसका 6th क्वेश्चन, और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है, तो ये आपने याद रखना है। 6th क्वेश्चन, 5 years hence, 5 साल बाद की बात कर रहा है। कैसे पता चला बाद की बात कर रहा है ना? इन क्वेश्चनों में बच्चे को बड़ी डिफिकल्टी होती है कि पहले और बाद की चीजें नहीं समझ आती। तो क्वेश्चन पढ़ो, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे ये सेंटेंस देखो, विल बी कहाँ यूज होता है? फ्यूचर के लिए, मतलब बाद की बात कर रहा है। एंड 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। जैकोब्स एज वाज, तो यहाँ पे वाज यूज हुआ है पास्ट के लिए, तो पास्ट की बात कर रहा है, तो यहां से आप निकाल सकते हो 7 times दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो जो लेट करना है वो एंड में दे रखा है। क्या लेट करना है? तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, सॉरी प्रेजेंट एज है ना, एज ऑफ जैकोब, जैकोब की जो प्रेजेंट एज है हमने मान लेते हैं x years, और उसके बच्चे की, मतलब उसके सन की, लड़के की, मान लेते हैं y years। ठीक है, अब यहां पे ये लिखते हैं 5 years hence, 5 years hence एज ऑफ जैकोब, 5 साल बाद जैकोब की जो एज होगी वो क्या होगी? 5 साल बाद ज्यादा होगी, x + 5 years। और बच्चे की कितनी हो जाएगी? सन की कितनी हो जाएगी? एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी? y + 5 years। तो यहां पे पहली कंडीशन देखो, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा ना 5 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, तब उसमें आप कंडीशन लगाओगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, यहां पे लगेगी पहली कंडीशन आपकी। पहली कंडीशन क्या कहता है? देखो, एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जो एज ऑफ जैकोब है, जैकोब की एज क्या है? x + 5 है, वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है या बड़ा होगा, है ना? y + 5 से 3 times ज्यादा होगा। तो x + 5 3y + 15, 3y को इधर लेके आओ, 3y 15 - 5 तो 10, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, बट इसमें क्या लिखना है आपने? 5 years ago, 5 years ago की बात करनी है। तो यहां पे आप लिखोगे एज ऑफ जैकोब। तो 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, आज अगर x years है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x - 5 years। और एज ऑफ हिज सन y - 5 years, यही होगी। ठीक है, अब यहां पे लगेगी सेकंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन अब लगाते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे लगेगी सेकंड कंडीशन। क्या लगेगी सेकंड कंडीशन? भाई क्या है? 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। 5 साल पहले जो जैकोब था अपने बच्चे से 7 गुना बड़ा था, 7 times था, मतलब x - y जो है वो 7 times था y - 5 से। तो x - 5 जो है 7y - 35, देन x - 7y, y को एक तरफ लेंगे है ना, x और y को, देन यहाँ पे 35 + 5 मतलब 30, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, जो x और y की वैल्यू आएगी वो यहाँ रखनी है और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे भी स्टार बना लेना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। नमस्कार, आज स्वागत है आप सभी का हमारे ओनली स्टडी चैनल पे। सिर्फ स्टडी, नो टाइम वेस्ट। तो आज हम कराएंगे अपना एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 में क्या है? एलिमिनेशन मेथड है। मैं 3.2 और 3.1 करा चुका हूँ, सारे कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। जिसको नहीं समझ आया है या जो इसी वीडियो पे पहली बार आया है तो वो पुरानी वीडियो ज़रूर देख ले। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड, ये हम सीखेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम समझा चुके हैं। तो आज हमारा काम है एलिमिनेशन को सीखने का। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है हम समझते हैं। एलिमिनेशन मेथड को क्या है ये? एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेट कर देना, एक को हटा दो। अब हटेगा कब?
जब दो बराबर चीज़ें होंगी तभी तो हटाया जाएगा भी, ऐसे तो नहीं है कि कैंसिल आउट आप कर दो बिना इक्वल करे। तो आपने क्या करना है, x या y में से किसी एक को इक्वल कर दो जो आसानी से इक्वल हो जाए, जो पहले इक्वल हो जाए, ठीक है, और उसको हटा दो। कैसे हटाओगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, देन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप इसमें से या तो x को इक्वल कर दो या y को इक्वल कर दो। आप ऐड करके भी हटा सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट करके भी हटा सकते हो, ऐसा नहीं है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ माइनस माइनस पढ़ा देते हैं और प्लस वाला टॉपिक ही छोड़ देते हैं कि प्लस करके भी हट सकता है। भाई अगर अपोजिट साइन है तो प्लस करके भी एलिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे अगर मैं इसमें y को इक्वल कर दूं तो प्लस करके y एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर मैं x को इक्वल करूंगा तो माइनस करके एलिमिनेट होगा। तो आप जो पहले इक्वल हो सकता है, जो कम नंबर पे इक्वल हो सकता है, हम उसको इक्वल करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 2y एंड 10, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये आएगी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस, जब माइनस करते हो तो साइन चेंज होते हैं, प्लस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। तो माइनस, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, 2x से 2x कैंसिल आउट, 2 प्लस 3। अब जो दूसरा वाला साइन देखा जाएगा, पहले वाला साइन नहीं देखा जाएगा। 2 प्लस 3 5y एंड यहाँ पे आ जाएगा 6। देन y की जो वैल्यू आई है वो आएगी 6/5। अब जैसे ही y की कोई वैल्यू आ चुकी है, आप इस इक्वेशन में से किसी में भी एक में पुट कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो किसी में भी, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x प्लस 6/y इक्वल्स टू 5। देन x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा 25 माइनस 6/5। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 25 माइनस 6 तो 19/5। तो x की वैल्यू भी आ गई है और y की भी आ गई है, तो आंसर आ गया आपका ये, ठीक है। आई होप कि आपको एलिमिनेशन मेथड समझ आया होगा। अभी भी और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बहुत आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। कई बार आप ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करके भी आसानी से कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे ना उससे कर सकते हो, बस इक्वल होना चाहिए, x या y दोनों इक्वल होने चाहिए। और कैसे कर सकते हो आप समझो, मैं आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। इसमें जो है कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा लो, अब फोर्थ वाला ले लेते हैं क्योंकि बाकी तो इजी ही है, आप कर लोगे आराम से। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। दूसरी इक्वेशन है xy/3 और यहाँ पे आ गया 3। पहला काम आप ये कर सकते हो, एलसीएम लेकर के इसको सिंपल इक्वेशन बना सकते हो। दूसरा काम आप ये कर सकते हो, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, तो आप इनमें से किसी एक को इक्वल कर लो। देखो 2y है, यहाँ पे 2y है, अगर हो जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करके y इक्वल हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो x इक्वल हो जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन सेकेंड को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन के नीचे लिख दो। देन 2x प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे आएगा -2y/3 और यहाँ पे 2 3 = 6। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपने ऐड कर दिया क्योंकि अपोजिट साइन है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। x/2 प्लस 2x, यहाँ से बचा -1 प्लस 6, ऐड करेंगे तो यही आएगा। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2x प्लस 4x और यहाँ से आएगा 5। नाउ 5x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5, देन 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आ गई 2। अब जैसे ही x आता है आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। आप इसमें पुट कर दो, सेकेंड इक्वेशन इजी है, सेकेंड में आप पुट कर दो 2 माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, देन माइनस y/3 इक्वल्स टू 3 माइनस 2, देन माइनस y/3 इक्वल्स टू 1, देन y इक्वल्स टू 3 और माइनस इधर जाएगा तो माइनस का 3, तो y आ गया -3 और x आ गया 2। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, नाउ इसके भी जो क्वेश्चंस हैं एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आया एलिमिनेशन मेथड, हालांकि इन सभी क्वेश्चनों को दो मेथड से करना है, एलिमिनेशन से भी सब्स्टिट्यूशन से भी, बट सब्स्टिट्यूशन में पहले समझा चुका हूँ तो बस मैंने एलिमिनेशन मेथड आपको अभी समझाया है, तो आपने इसी मेथड से क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करो, मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अभी हम इन क्वेश्चनों के भी सेम जैसे हमने 3.2 में किया था कि इक्वेशंस मैंने लिखी थी, सॉल्यूशन आप लोगों ने किया था, तो सेम यहाँ पे भी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन आपने लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, देखो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो लेट द फ्रैक्शन, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपने लेट करना है, वही x अपॉन वाई की फॉर्मेट में। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, ठीक है, अगर कंडीशन बहुत छोटी छोटी है तो साथ में लिख सकते हो, बड़ी है तो आप फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन ऐसे बना के लिख सकते हो। कह रहा है 1 टू द न्यूमरेटर x प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर y माइनस 1, देन जो हमारा फ्रैक्शन है वो हो जाता है 1 हो जाता है, रिड्यूस होकर के 1 रह जाता है, तो 1 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा x प्लस 1 y माइनस 1, तो y को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड कंडीशन अगर हम बनाएंगे, कह रहा है इट बिकम्स 1/2, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 रह जाता है, कब, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में हमने कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में बस 1 ऐड कर दो तो हमारा जो फ्रैक्शन है 1/2 रह जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2x, देन y प्लस 1, तो y को इधर लाएंगे क्या आएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और एलिमिनेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, अपने आंसर आ जाएगा, आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एज वाला है, जैसे मैंने उस एज वाला क्वेश्चन कराया था सेम ये भी वैसा ही है, इसे थोड़ा सा शॉर्ट में कराऊंगा जल्दी सी, ठीक है, ध्यान से समझना। कह रहा है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो यहाँ पे वाज यूज हो रहा है तो ये पास्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे विल यूज हो रहा है ये फ्यूचर की बात कर रहा है। देन हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है कि प्रेजेंट में नूरी और सोनू की एज क्या रही होगी, तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज हमने मान ली एज ऑफ नूरी, नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान ली x ईयर्स है, ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की जो एज है वो है y ईयर्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं भाई, कह रहा है 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो की अगर बात करें तो 5 साल पहले, तो नूरी की एज क्या होगी, एज ऑफ नूरी x माइनस 5 ईयर्स, और सोनू की अगर बात की जाए तो y माइनस 5 ईयर्स, ठीक है, एज ऑफ सोनू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, भाई यहाँ पे पहली कंडीशन यही लग जाती है, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, क्या रहा है नूरी जो है वो 3 टाइम्स है सोनू के, मतलब x माइनस 5 जो है वो 3 टाइम्स है y माइनस 5 के, तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी x माइनस 5 3y माइनस 15, देन x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ नूरी विल बी 10 ईयर्स लेटर, है ना, मतलब 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ नूरी, नूरी की जो एज होगी वो x प्लस 10 ईयर्स रहेगी, और सोनू की जो रहेगी वो y प्लस 10 ईयर्स रहेगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे सेकेंड कंडीशन बनेगी, सेकेंड कंडीशन क्या कहती है देखो समझो, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो है वो सोनू से 2 गुनी है, 2 टाइम्स है, तो x प्लस 10 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। x ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, दोनों से x और y की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 डिजिट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जिनमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है बच्चे का। अगर इसको बहुत शॉर्ट में करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको समझ लो पहले लॉन्ग मेथड से, तभी आप शॉर्ट में कर पाओगे। कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा है कि अगर 2 डिजिट की सम, डिजिट का सम, 2 डिजिट नंबर होते कहाँ से कहाँ तक है, 100 से 99 तक। तो अगर 10 की 2 डिजिट का सम मैं बोलूँ तो 1 + 0 क्या आएगा 1, और 99 के डिजिट का सम बोलूँ तो कितना आएगा 18। ऐसे ही इनमें द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 है, मतलब 2 डिजिट का सम जो है वो 9 है। ऐसे दो नंबर लो जिनकी डिजिट का सम क्या है 9 है। तो देखो 118 का भी तो डिजिट का सम 9 होता है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इस तरीके से कुछ नंबर आपने निकालने। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। कह रहा है इस नंबर को जो आप नंबर लेट करोगे उसका 9 टाइम्स, और जो नंबर उसकी डिजिट को उल्टा कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, जैसे 18 है तो 81 कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए तो उसकी डिजिट का सम, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर जो उल्टी करके आएगा, जो मतलब डिजिट को रिवर्स करके आएगा। फाइंड द नंबर, तो लेट द नंबर। तो सबसे पहला काम है हमारा लेट करना, लेट द नंबर। तो जब नंबर आप लेट करोगे तो इस तरीके से आपने लेट करना है 10x + y। देखो अगर एक डिजिट का नंबर होता तो आप x लेट कर लेते, 2 डिजिट का है तो इसमें 10 प्लेस भी है और 1 प्लेस भी है। अगर 3 डिजिट का नंबर आपने लेट करना है तो 100x + 10y + z, इस तरीके से आपने लेट करना है। तो हमारा नंबर आ गया 10x + y। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसकी डिजिट का सम 9 है, मतलब x + y जो है वो 9 है। ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन, जो सेकेंड कंडीशन में कहा गया है, कह रहे हैं 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग इट्स रिवर्स इट्स डिजिट। मतलब इसकी डिजिट को उल्टा कर दिया जाए, x की जगह y, y की जगह x लगा दो। तो यहाँ से आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो 90x 9y 20y 2x। तो 90x - 2x 20y - 9y, यहाँ से आएगा 88x 11y 11 से 88x = y। ये कैंसिल आउट होके ये बचा। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब आपने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8x - y = 0। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई हैं, x और y की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन में रख दो, आंसर आपका आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। भाई इन दोनों से x और y की वैल्यू निकालो, इसमें रखो। मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। x + y अगर 9 है देन 8x - y = 0 है। y सेम है, ऐड कर दो, y से y कैंसिल आउट, 9x = 9, देन x = हो गया 1। अगर x 1 है तो दोनों का सम 9 था, तो 1 + y = 9, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन y = 9 - 1, देन y की वैल्यू आ गई 8। अब y आ गया 8, x की वैल्यू आ गई 1, तो नंबर क्या हो जाएगा भाई, नंबर रखो 10 × x की वैल्यू क्या आई है 1, y की वैल्यू क्या आई है 8, तो 10 + 8 मतलब 18। जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जाएगा 18। तो एंड में आप लिखोगे हेंस रिक्वायर्ड नंबर, जो पूछा गया था, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10 × 1 + 8 = 18। ये आपका आंसर आ जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते थे क्वेश्चन को। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। देखो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, इसीलिए सिर्फ फोकस करना है स्टडी पे, ठीक है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all and find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. तो लेट यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। लेट 50 rupees note she received, नोट्स है ना, x मान लेते हैं, एंड 100 rupees नोट्स मान लेते हैं, कितने हैं y नोट्स हैं ये, ठीक है, नंबर्स हैं ये एक तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, तो पहले ये दे रखा है कि दोनों नोट्स जो टोटल नोट्स हैं, अगर नोट्स की संख्या को ऐड कर दिया जाए, नंबर्स को ऐड कर दिया जाए, तो 25 नोट्स हैं। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन।
और अगर इनको वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाए, रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए, देखो एक्स नोट है 50 रुपये के, तो 50 इंटू एक्स, और ये आ जाएगी सेकेंड कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा, वाई रुपीज़ के 100 रुपीज़ के वाई नोट है, तो यह आ जाएगा 100 वाई, ये होगी इसकी वैल्यू, और ये टोटल मनी बन जाएगी 2000। ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, नोट्स में रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। ये लाइब्रेरी वाला है, इसमें जो फिक्स प्राइस है या फिक्स रेंट है वो कुछ नंबर्स में डिसाइड कर दिया गया है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। यहाँ पे जो फिक्स चार्ज है ना, वहाँ पे फिक्स चार्ज किसी भी चीज़ का नहीं था, बस टैक्सी को रोकने का था, है ना। जो पिछली एक्सरसाइज करी 3.2 उसमें टैक्सी वाला क्वेश्चन था, कह रहा टैक्सी आई तो उसका फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा। दूसरा, यहाँ पे 3 डेज़ का फिक्स चार्ज है, और 3 डेज़ के एक्स्ट्रा अगर आप बुक को रखते हो तो उसका अलग चार्ज है। एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, सरिता पेड 27 रुपीज़ अगर उसने 7 डेज़ के लिए बुक रखी, एंड सूजी पेड 21 रुपीज़ अगर वो 5 दिन के लिए बुक रखती है। देन फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो लेट कर लो यही चीज़, लेट फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज़, 3 डेज़ का जो फिक्स चार्ज है वो हमने लेट कर लिया x रुपीज़ है, और एक्स्ट्रा चार्ज जो है, एक्स्ट्रा चार्ज फॉर पर डे का जो चार्ज है वो y रुपीज़ है, ठीक है, एक्स्ट्रा डे का चार्ज जो है, ठीक है, वो y रुपीज़ है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन आप बनाओ, दोनों में साथ में लिख रहा हूँ तो थोड़ा देख लेना। कह रहा है कि अगर सरिता ने 27 रुपये दिए, कितने दिन बुक रखी, 7 डेज, 7 में से 3 तो फिक्स हो गया x, कितना बचा 4 का हो गया y के अकॉर्डिंग, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। भाई 4 डेज और 1 डे का कितना y रुपीज़, तो 4 का कितना हो गया 4y। फिर सूजी ने रखी 5 दिन के लिए बुक, तो कितने रुपए दिए 21 रुपीज़, और फिक्स हो गया x, 3 दिन इसमें गए, 2 दिन बचे 2y। ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से x और y वैल्यू निकालो, इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज ख़त्म, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ओनली स्टडी में।